गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। रसायन राहुल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 11th केमिस्ट्री का एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। तो बच्चों, इस पार्ट को स्टार्ट करने से पहले जिन बच्चों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर पार्ट सेकंड। देखिए, इस पार्ट में हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी कैसे हुई थी उसके बारे में पढ़ेंगे, और हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एटम के अंदर कैसे अरेंज हुए उसके बारे में बात करेंगे। फिर थॉमसन्स का एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे, और उसके बाद रदरफोर्ड का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, फिर एटॉमिक नंबर, मास नंबर और डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स को पढ़ेंगे। फिर आइसोटोप्स, आइसोबार और आइसोटोन के बारे में बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी। तो देखिए, मैंने आपको बताया कि हमने कैथोड रेस से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई थी, एनोड रेस से प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई थी। ठीक है, तो इसका मीनिंग ये था कि जो डाल्टन ने बोला था कि एटम जो है इनडिवाइजेबल होता है, तो ये जो है थियरी फेल हो गई। इसमें आपको ये इनकी डिस्कवरी से समझ में आ गया कि एटम जो है वो डिवाइजेबल होता है। ठीक है, एटम जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स में डिवाइड होता है। ये सब एटॉमिक पार्टिकल क्या थे? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। फर्दर इस सब एटॉमिक पार्टिकल को सपोर्ट किसने किया? इस डिस्कवरी को सपोर्ट किया आपके जब रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी हुई। तो रेडियो एक्टिविटी को डिस्कवर किया एक फ्रेंच साइंटिस्ट ने, जिसका नाम था हेनरी बेकरेल। हेनरी बेकरेल। इस हेनरी बेकरेल ने क्या किया था? 1896 में रेडियो एक्टिविटी को डिस्कवर किया। तो इसने स्टडी करी थी यूरेनियम सॉल्ट की। किसकी? यूरेनियम सॉल्ट की डिस्कवरी करी। तो हेनरी बेकरेल ने जो यूरेनियम का सॉल्ट लिया था वो था पोटेशियम यूरेनियम सल्फेट। और उस पोटेशियम यूरेनियम सल्फेट सॉल्ट को, ये मान लीजिए सॉल्ट है, उसने डिस्कवर कैसे किया मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। इसने इस यूरेनियम के सॉल्ट को एक ब्लैक पेपर से रैप कर दिया था। किससे किया था बच्चों? ब्लैक पेपर से रैप किया। और इसके बाद में इसने इसको फोटोग्राफिक प्लेट से भी रैप किया। ठीक है, ये क्या है आपकी फोटोग्राफिक प्लेट। इस फोटोग्राफिक प्लेट और ब्लैक पेपर से रैप करने के बाद में इन्होंने इसको अपने ड्रॉवर में रख दिया। किस में रखा? ड्रॉवर में रख दिया। उस ड्रॉवर में कोई सनलाइट का सोर्स ही नहीं था, कोई सनलाइट आती नहीं थी, है ना। तो ऐसी जगह रखा जहां पे सनलाइट नहीं आ रही थी। और उसने 2-3 दिन के बाद में देखा जब इसको निकाल के, तो वो फोटोग्राफिक प्लेट जो है वो एक्चुअल में ब्लैक हो गई। कैसी हो गई बच्चों? ब्लैक हो गई। अब ये ब्लैक हुई तो ये या तो सनलाइट से हो सकती है, लेकिन वो ये कंफर्म देगी ये सनलाइट की वजह से नहीं हुआ है, क्योंकि सनलाइट उसके ड्रॉवर में आने का कोई सोर्स ही नहीं था। फिर उसने इस फोटोग्राफिक प्लेट को क्या किया? डेवलप करवाया। डेवलप करवाने पर उसको सॉल्ट की क्या मिली? इमेज। क्या मिली बच्चों? इमेज मिली। इससे इसने ये इंटरप्रिटेशन निकाला कि ये जो यूरेनियम सॉल्ट है, इमेज ऑब्टेंड होने के बाद में उसने ये इंटरप्रेट किया कि यूरेनियम सॉल्ट जो है वो हाई एनर्जी की रेडिएशन को इमिट करता है, और ये हाई एनर्जी की रेडिएशन इस ब्लैक पेपर को पेनिट्रेट करते हुए फोटोग्राफिक प्लेट को इफेक्ट किया। तो बाद में उसने ये देखा कि यूरेनियम सॉल्ट जो है उससे निकली हुई रेडिएशन एयर को भी आयनाइज कर जाती है, सॉलिड मटेरियल को भी, सॉलिड मैटर को भी आयनाइज करती है या पेनिट्रेट करती है। और ये आपका जो ल्यूमिनेटिंग सब्सटेंस होता है जिंक सल्फाइड, उसको भी क्या कर देती है? ल्यूमिनेट कर देती है। ये बाद में पता चला। अब देखिए,
ये सारी सब्सटेंस जो एक्चुअल में इस हाई एनर्जी की रेडिएशन को इमिट करते हैं, इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं द फिनोमिना ऑफ spontaneous emission of active radiation by certain element is known as रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, मतलब एक्टिव रेडिएशन को इमिट करने की जो फिनोमिना है उसको रेडियो एक्टिविटी कहते हैं, और जो सब्सटेंस रेडियो एक्टिविटी को इमिट करते हैं, एक्टिव रेडिएशन को इमिट करते हैं, वो सारी सब्सटेंस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कहलाते हैं। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कहलाते हैं, जैसे यूरेनियम, रेडियम, पोलोनियम, थोरियम, ये सारे ही रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को हम यदि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे तो क्या होगा। मतलब अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का इसके ऊपर इफेक्ट देखते हैं। चलिए, तो बच्चों यहाँ पे क्या किया उसने कि इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड मैग्नेटिक फील्ड V, उसका इसके ऊपर इफेक्ट देखा गया। तो हमने यहाँ पे एक लेड का ब्लॉक लिया, इसका ये लेड का ब्लॉक है, जिसका एक छोटा सा स्लिट जो है, एक स्मॉल ओपनिंग है, इसके अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट रख दिया। ये क्या है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ये रेडिएशन निकालेगा। इन दोनों के बीच में हमने क्या किया? एक लेड की शीट रख दी। क्या रखी? लेड की शीट। ये परफोरेटेड या पोर शीट है, और उसके बाद में हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया। तो ये आपका ये प्लेट है, और यहाँ पे ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट, ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, और फाइनली इस रेडिएशन के स्ट्राइक किसके ऊपर हुई? एक फोटोग्राफिक प्लेट रख दी यहाँ पे। ठीक है बच्चों, ये क्या रखी हमने? फोटोग्राफिक प्लेट रख दी। ओके, ये फोटोग्राफिक प्लेट जो है ना, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूं। अब देखिए, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो था, आप उसको यूरेनियम ले लीजिए, रेडियम ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, इसने रेडिएशन इमिट की, ये स्लिट से होते हुए एक रे की फॉर्म में बाहर आई। ये रेडिएशन बाहर आने के बाद में क्या हुआ? ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो आपने अप्लाई किया है, ये उसकी वजह से इसकी स्प्लिटिंग हो जाती है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ स्प्लिटिंग इस तरीके से होती है। देखिए, कुछ रेडिएशन जो है वो नेगेटिवली प्लेट की तरफ डेविएट हो जाती है, कुछ रेडिएशन पॉजिटिव प्लेट की तरफ डेविएट हो जाती है, और कुछ रेडिएशन जो है अनडेविएटेड जो है वो सीधी फोटोग्राफिक प्लेट को स्ट्रेट जो है वो हिट करती है। तो देखिए, यहाँ पे तीन तरीके की रेडिएशन की स्प्लिटिंग, एक रेडिएशन की स्प्लिटिंग तीन पार्ट में हो गई है। ठीक है, तो ये रेडिएशन की स्प्लिटिंग कितने पार्ट में हुई? तीन पार्ट में। जो नेगेटिवली प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हुई, वो ऑब्वियसली वो पॉजिटिव चार्ज रखती है, इसीलिए वो नेगेटिवली चार्ज प्लेट की तरफ डेविएट हो गई। और जो रेडिएशन पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ डेविएट हुई, इसका मतलब वो नेगेटिव चार्ज रखती है। ठीक है, और जो अनडेविएट हुई, उसका मतलब उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक है, तो बच्चों ये जो पॉजिटिव चार्ज रेडिएशन थी, उस सबको बोला अल्फा रेज। क्या बोला? अल्फा रेज। इस अल्फा रेज का जो मास होता है वो 4 एटॉमिक मास यूनिट होता है, और इसके ऊपर चार्ज था
वो +2 यूनिट चार्ज था, ठीक है। अब जो नेगेटिवली चार्ज, जो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ डेविएट हो गए, उसको बोला बीटा रेस, उसको बोला बीटा रेस। ये बीटा रेस जो है उसको हम एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रॉन। ये आपके न्यूक्लियस से निकले हुए इलेक्ट्रॉन से, यही समझिए, क्योंकि इसका जो E/m की वैल्यू जो होती है वो आपके कैथोड रेस के जो E/m की वैल्यू के इक्वल होती है। मतलब इलेक्ट्रॉन के E/m की वैल्यू और इस बीटा रेस की E/m की वैल्यू सेम होती है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? ये नेगेटिव चार्ज रखती है, 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज रखती है बीटा रेस। ओके, अब हम बात करते हैं ये थर्ड तरीके की रेस की। इस रेस को बोला गया गामा रेस। इस गामा रेस पे कोई भी चार्ज नहीं था और इसका मास भी नेग्लिजिबल था, लेकिन ये हाई एनर्जी की रेडिएशन थी। कैसी थी? हाई एनर्जी रेडिएशन। तो हमको यहाँ पे 3 तरीके की रेज मिली। इससे एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से, जिसको हम क्या क्या बोलते हैं? अल्फा रेस, बीटा रेस और गामा रेस। ये तीनों रेज हम बोलते हैं। अल्फा रेज जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होती है, बीटा रेज नेगेटिव चार्ज होती है और गामा रेज जो होती है वो चार्ज लेस होती है। ये अब आपको समझ में आ गया। तो बच्चों, इसके बाद में ये तो रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी हो गई। इसके बाद में हम बात करते हैं अरेंजिंग इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इन एन एटम। एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कैसे अरेंज होते हैं? तो देखिए, जब इलेक्ट्रॉन, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, साइंटिस्ट आर स्टार्टेड थिंकिंग दैट हाउ दिस इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर अरेंज्ड इन द एटम। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो एटम में कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, इसके लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग मॉडल प्रपोज किए। तो सबसे पहले इन सब एटॉमिक पार्टिकल के अरेंजमेंट को दिखाने के लिए, क्योंकि देखो बच्चों, उस समय न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में पता था। तो वहां पे इन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है न्यूक्लियस के अंदर, ये दिखाने के लिए अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग मॉडल देने स्टार्ट किए। तो सबसे पहला जो मॉडल था, फर्स्ट मॉडल जो प्रपोज किया था, वो था जे थॉमसन ने किया था। ठीक है, जे थॉमसन, इसने सबसे पहले मॉडल प्रपोज किया। इस मॉडल को हम बोलते हैं थॉमसन एटॉमिक मॉडल। थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। ओके, अब देखिए, इस थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल को हम देख लेते हैं। ये आपका थॉमसन एटॉमिक मॉडल है। उसने ये बताया था, थॉमसन ने, कि एक्चुअल में आपका जो एटम जो होता है वो एक यूनिफॉर्म स्फीयर होता है पॉजिटिवली चार्ज का। तो ये जो आपको ये सब नजर आ रहे हैं, ये नेगेटिव चार्ज वो इलेक्ट्रॉन है। इसके अलावा जो मैं शेड कर रहा हूँ, जहां जहां ये सब जो है, ये आपका, ये सब आपका क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो ये एटम जो है एक पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर होता है, जिसमें पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं और उसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं। एम्बेडेड मतलब धसे हुए होते हैं। ठीक है ना? तो देखिए, इसने इस मॉडल की कंपैरिजन करी थी रेजिन पुडिंग मॉडल से। रेजिन या फिर उसको बोलते हैं हम केक, पुडिंग को बोलते हैं केक। क्रिश्चियन जो होते हैं ना, वो जो केक खाते हैं उसको बोलते हैं पुडिंग। ठीक है, और रेजिन होता है आपका किशमिश। तो यहाँ पे उसने रेजिन पुडिंग मॉडल बताया था, यहाँ फिर उसको प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं। तो ये पुडिंग जो होता है वो आपका, उसकी कंपैरिजन करी थी पॉजिटिव चार्ज से, और रेजिन मतलब जो किशमिश उसके अंदर, केक के अंदर धसी हुई होती है, उसको बताया ये नेगेटिवली चार्ज है। तो इसको प्लम पुडिंग मॉडल बोलते हैं। केक जो होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और रेजिन जो है उसके बीच बीच में धसी हुई होती है। ठीक है, तो इस तरीके से उसको नेगेटिव चार्ज से कंपेयर किया, केक को पॉजिटिव चार्ज से कंपेयर किया। उसने इस मॉडल की कंपैरिजन वाटरमेलन से भी करी। तो ये आपका वाटरमेलन जो होता है ना बच्चों,
ये वाटरमेलन जो है उसका जो रेड पार्ट होता है बीच वाला, आपको पूरा का पूरा रेड दिखता है कि नहीं दिखता है वाटरमेलन में? ये रेड पार्ट जो है वाटरमेलन का, उसको उसने पॉजिटिव चार्ज बोला। ठीक है, ये पॉजिटिवली चार्ज है वाटरमेलन का रेड पार्ट, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। उसके अंदर बीच बीच में आपने देखा होगा कि सीड्स जो होते हैं वो धसे हुए होते हैं ना, एम्बेडेड होते हैं। इन सीड्स को क्या बोला उसने? उस सीड्स को नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन बोला। किसने? थॉमसन ने। बच्चों तो ये मॉडल जो है ना, ये क्या चीज को एक्सप्लेन कर पाया? इस मॉडल ने कुछ जनरल जो एटम्स के बारे में जो बातें थी उसको एक्सप्लेन किया, साथ ही साथ उसने क्या किया? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन किया। मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज जो है वो नेगेटिव चार्ज जो है वो इक्वल होता है। ठीक है, मतलब पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव चार्ज बैलेंस कर देता है। तो मतलब एज ए होल एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ये बताया था थॉमसन ने। लेकिन इस मॉडल को जल्दी ही डिस्कार्ड कर दिया गया रदरफोर्ड के द्वारा। तो रदरफोर्ड ने क्या किया था बच्चों, आपको पता है रदरफोर्ड और उसके कोवर्कर्स जो थे उन्होंने अल्फा पार्टिकल के स्कैटरिंग के एक्सपेरिमेंट किए और थॉमसन एटॉमिक मॉडल को डिस्कार्ड कर दिया। तो चलिए हम समझते हैं रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट। ठीक है, चलिए, तो ये आपका रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है। तो रदरफोर्ड ने क्या किया था, इसके दो स्टूडेंट थे जिनका नाम था गाइगर, GEIGER। अच्छा क्या था? GEIGER, गाइगर एंड मेस्टेन। इन्होंने और रदरफोर्ड ने 1909 में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। इस एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, और इसके बेसिस पे उसने मॉडल दिया था जिसका नाम था रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। तो अब हम यहाँ समझते हैं इसके सेटअप को। सबसे पहले ये जो था ये लेड का ब्लॉक था। क्या है बच्चों? ये लेड ब्लॉक है। इस लेड ब्लॉक के अंदर उसने अल्फा पार्टिकल का सोर्स यूज किया। ये आपका बच्चों ये अल्फा पार्टिकल का सोर्स है बीच में। इसको रेडियम बोलते हैं हमें ना, तो रेडियम यूज किया। अल्फा पार्टिकल सोर्स क्या यूज किया? रेडियम। रेडियम को लिखते हैं हम Ra से, है ना? पेन नहीं चल रहा है। जस्ट अ मिनट। बच्चों तो देखिए बच्चों, ये जो अल्फा पार्टिकल का जो सोर्स था वो यूज था किया था रेडियम। ठीक है, इससे अल्फा पार्टिकल निकलती है रेडियम से, और ये यहाँ पे एक छोटी सी स्लिट थी जिससे अल्फा पार्टिकल निकलते थे। ठीक है, इन्होंने बीच में ये लेड की एक शीट रख दी थी, और ये जो है ये आपकी गोल्ड फॉइल है। ये क्या है? गोल्ड फॉइल है। इस गोल्ड फॉइल की जो साइज थी वो 100 नैनोमीटर साइज की गोल्ड फॉइल यूज की। इसके बाद में ये जो आपको सेमी सर्कल नजर आ रहा है ये क्या है? फोटोग्राफिक प्लेट है। इस फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर कोटिंग कर रखी है जिंक सल्फाइड की। इसकी कोटिंग की है जिंक सल्फाइड की। ये जिंक सल्फाइड क्या होता है? ये आपका फ्लोरिसेंट मटेरियल है। जैसे ही यहाँ पे अल्फा पार्टिकल स्कैटर होके इसकी सरफेस पे गिरते हैं, ये लाइट का फ्लैश जो है वो प्रोड्यूस करता है। जिंक सल्फाइड
के सरफेस पे गिरने पर लाइट का फ्लैश प्रोड्यूस होता है। और यहाँ पे उन्होंने एक मूवेबल माइक्रोस्कोप लगा दिया था। क्या लगा दिया था? ये मूवेबल माइक्रोस्कोप है जो क्या करता है, मूवमेंट करके इस फ्लैश ऑफ लाइट को डिटेक्ट करता है, मतलब वेरियस एंगल से उसको डिटेक्ट करता है। ठीक है, तो ये मूवेबल माइक्रोस्कोप यूज किया। अब हम बात करते हैं इसके एक्सपेरिमेंट की। ये तो सेटअप हो गया। तो बच्चों देखिए, जब ये अल्फा पार्टिकल, आपकी ये अल्फा रेज जो होती है, अल्फा पार्टिकल इस गोल्ड फॉइल के सरफेस पे टकराती है, तो ये क्या करती है, एक गोल्ड फॉइल इस अल्फा पार्टिकल को डिफरेंट डिफरेंट एंगल से डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर कर देती है। ठीक है, और ये जो है अल्फा पार्टिकल, ये जिंक सल्फाइड जो कोटेड फोटोग्राफिक प्लेट पे जो कोटेड जिंक सल्फाइड है, उसकी सरफेस पे गिरने पर ये फ्लैश ऑफ लाइट प्रोड्यूस करते हैं। इस फ्लैश ऑफ लाइट को हम सेंटिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? सेंटिलेशन। SCINTILLATION, इसको बोलते हैं सेंटिलेशन। और इस सेंटिलेशन को डिटेक्ट किया जाता है। ठीक है, अब देखिए, जो अल्फा पार्टिकल जो होते हैं वो वेरियस एंगल से जिंक सल्फाइड के सरफेस पे गिरते हैं। अब हम बात करते हैं इसके ऑब्जर्वेशन की। क्या करते हैं? ऑब्जर्वेशन की। तो क्या क्या ऑब्जर्वेशन रदरफोर्ड को इस एक्सपेरिमेंट से मिले थे? तो इसने देखा कि देखिए, ये आपका एटम है, ठीक है, गोल्ड का। अब इसने बोला कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो है वो अनडिफ्लेक्टेड गोल्ड फॉइल से पास हो गए। और उसने बताया कितने पार्टिकल पास हुए? 99% पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड पास हो गए। फिर उसने दूसरा ऑब्जर्वेशन उसको मिला कि कुछ अल्फा पार्टिकल जो है वो स्मॉल एंगल से, कौन से एंगल से? स्मॉल एंगल से। ठीक है, और कुछ अल्फा पार्टिकल लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए। ये उसका दूसरा ऑब्जर्वेशन था। Some alpha particles are deflected through small angle and some are deflected through large angle. उसने देखा, तीसरा ऑब्जर्वेशन उसको ये मिला कि बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल, मतलब आउट ऑफ 20,000 ओनली वन अल्फा पार्टिकल जो है वो गोल्ड फॉइल्स को पेनिट्रेट करके पास नहीं हो पाया, डिडंट पास थ्रू द गोल्ड फॉइल एंड इट बाउंस बैक। क्या हो गया? बाउंस बैक हो गया। और वो भी 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल बाउंस बैक हुआ, है ना। अब देखिए, ये तीन उसको ऑब्जर्वेशन मिले। बच्चों, उसका एक्सप्लेनेशन उसने क्या दिया? इन तीनों के ऑब्जर्वेशन का एक्सप्लेनेशन उसने ये दिया कि देखिए कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो है वो गोल्ड फॉइल से अनडिफ्लेक्टेड पास हो गए। इसका मीनिंग ये था कि एक्चुअल में उस गोल्ड फॉइल के अंदर या एटम के अंदर बहुत ही ज्यादा स्पेस जो है वो एम्प्टी होता है ना। तो मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ एटम इज एम्प्टी। ओके, अब कुछ अल्फा पार्टिकल जो है वो स्मॉल और कुछ लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट हुए। इसका मीनिंग उसने ये बताया कि देखिए, ये अल्फा पार्टिकल जो थे वो हमको पता है कि ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। कैसे है? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है और इनका मास भी नेग्लिजिबल नहीं है, मतलब दे हैव कंसिडरेबल मास। तो इनके पास मास भी अच्छा खासा है, इनके पास 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज भी है। तो ये डिफ्लेक्टेड एक ही कंडीशन में हो सकते हैं कि आपके एटम उसको रिपेल करे, है ना। उसके एटम के रिपल्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन की वजह से ही अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। मतलब ये है कि आपका जो एटम जो है वो एक्चुअल में क्या होता है, उसमें पॉजिटिव चार्ज है जिसकी वजह से हमारे अल्फा पार्टिकल रिपेल हुए हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे उसने बताया कि ये एक सर्टेन एंगल से रिपेल हुए है ना। तो इसका मीनिंग ये है कि कुछ तो कम एंगल से रिपेल हुए, कुछ ज्यादा एंगल से रिपेल हुए, है ना। इसका मतलब ये है कि जो ज्यादा एंगल से रिपेल हुए हैं या कम एंगल से रिपेल हुए, वो ये शो करता है कि आपके एटम में क्या है, एक्चुअल में एक हैवी चार्ज मास है। ठीक है, अब कुछ अल्फा पार्टिकल जो है वो आपके
बाउंस बैक हो गए विदाउट पेनिट्रेटिंग द एटम, एटम को बिना पेनिट्रेट किए क्या हो गए, वो बाउंस बैक हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो पॉजिटिव चार्ज आपके पास में एटम के पास में है उसका अल्फा पार्टिकल से डायरेक्ट कोलिजन हुआ है, ठीक है। उस कोलिजन की वजह से अल्फा पार्टिकल बाउंस बैक हो गए। अब उस पॉजिटिवली चार्ज हैवी मास को इन्होंने न्यूक्लियस बोला। क्या बोला? तो देखिए रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई। किसकी डिस्कवरी हुई? न्यूक्लियस की। अब यहां पे ये चीज समझते हैं हम। देखिए तो रिफ्लेक्शन को हम समझते हैं, देखिए, और वो जो हैवी मास जो है, हैवी मास का चार्ज पार्टिकल या न्यूक्लियस, उसको सेंटर में लोकेलाइज माना गया कि वो सेंटर में लोकेलाइज है। अब देखिए जो अल्फा पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड पास हो गए, इसका मीनिंग ये था कि वो अल्फा पार्टिकल जो थे वो न्यूक्लियस से बहुत दूर थे, ठीक है। तो जितना दूर से अल्फा पार्टिकल पास हुए उतना ही उसमें डिफ्लेक्शन नहीं था। क्लियर? मतलब ये रिपल्शन शो नहीं कर रहे थे क्योंकि इसकी डिस्टेंस जो थी वो न्यूक्लियस से ज्यादा थी। क्लियर? अब कुछ अल्फा पार्टिकल स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए, ठीक है। कैसे डिफ्लेक्ट हो गए? स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए। तो जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल उस चार्ज पार्टिकल की तरफ से गुजरने वाले थे, जो जितने पास से गुजरे उसका डिफ्लेक्शन उतना ही ज्यादा हुआ, ठीक है। मतलब इस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल या न्यूक्लियस ने इसको मतलब रिपल्शन ज्यादा होने की वजह से ज्यादा डिफ्लेक्शन शो किया, और जितने ज्यादा दूरी पे थे रिपल्शन उतना ही कम था, तो लेस डिफ्लेक्शन शो हुआ। और जो बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस पे थे जहां पे रिपल्शन का कोई इफेक्ट नहीं था, वहां पे अल्फा पार्टिकल जो है वो डायरेक्ट ही निकल गए बिना डिफ्लेक्शन के। और कुछ अल्फा पार्टिकल 20,000 में से 1 अल्फा पार्टिकल वो एक्चुअल में क्या हुआ, वो बाउंस बैक हो गया, मतलब उसकी डायरेक्ट हीट हो गई न्यूक्लियस से। तो यहाँ पे उसने बताया कि एक्चुअल में ये पॉजिटिवली चार्ज जो आपका मास होता है न्यूक्लियस का, वो एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड होता है, ठीक है। जबकि थॉमसन ने क्या बताया था? थॉमसन ने ये बताया था कि एक्चुअल में ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है थ्रू आउट द एटम, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। यदि ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता तो हर जगह से डिफ्लेक्शन मिलता, कहीं पे कम कहीं पे ज्यादा डिफ्लेक्शन नहीं मिलता, हर जगह से डिफ्लेक्शन मिलता, और वो भी इक्वल अमाउंट में डिफ्लेक्शन मिलता, चाहे वो लार्ज मिले या चाहे वो मतलब स्मॉल डिफ्लेक्शन मिले। लेकिन यहाँ पे 99% पार्टिकल जो है वो विदाउट डिफ्लेक्शन के पास हो गए। इसका मीनिंग ये है कि अल्फा एटम का मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो एम्प्टी होता है, तो यहाँ चार्ज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है एटम के अंदर। तो थॉमसन की जो थियरी थी वो यहीं पे रदरफोर्ड के मॉडल से, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से ये रिजेक्ट हो गई, ठीक है बच्चों। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं आगे। देखिए बाद में जो है वो एक्सरे की हेल्प से जो एक्सपेरिमेंट किए गए और उससे एटम की साइज पता की गई। तो साइज ऑफ एटम जो थी वो 10⁻⁻10 मीटर थी। कितनी थी बच्चों? 10⁻⁻10 मीटर ये साइज ऑफ एटम है। इसके बाद में न्यूक्लियस की साइज भी पता लगा ली गई एक्सरे से, और ये साइज की 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपका एटम जो है वो न्यूक्लियस से 1 लाख टाइम बिग साइज का होता है, ठीक है। मतलब न्यूक्लियस 1 लाख टाइम लेस होता है, मतलब बहुत ही पॉजिटिव चार्ज जो होता है न्यूक्लियस का वो एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड होता है, और वो बहुत ही स्मॉल मास ऑक्यूपाई करता है, ठीक है, बहुत ही स्मॉल स्पेस ऑक्यूपाई करता है ना। तो यदि आप यहाँ पे एक टेनिस की बॉल को, इसकी बॉल को, टेनिस की बॉल को यदि न्यूक्लियस कंसीडर कर लें, तो आपको पता है कि एटम की रेडियस कितनी होनी चाहिए? 5 किलोमीटर। कितनी बच्चों? 5 किलोमीटर एटम की रेडियस होगी यदि एक टेनिस की बॉल को आप न्यूक्लियस कंसीडर करते हैं। तो मतलब इतना छोटे से स्पेस के अंदर न्यूक्लियस जो है वो अपना स्पेस ऑक्यूपाई करता है, मतलब छोटे से स्पेस में न्यूक्लियस रहता है ना, वो भी सेंट्रली लोकेटेड होता है। अब हम रदरफोर्ड के मॉडल को समझते हैं।
देखिए रदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल था, उसके रदरफोर्ड ने बताया कि एक्चुअल में न्यूक्लियस जो है वो एटम में एक बहुत ही स्मॉल रीजन में कॉन्सेंट्रेटेड होता है। ठीक है, किसमें होता है, एक स्मॉल रीजन में कॉन्सेंट्रेटेड होता है न्यूक्लियस एटम के अंदर। ओके, ये बताया। और उसने बताया कि न्यूक्लियस का जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है ड्यू टू प्रोटॉन, इसकी वजह से होता है प्रोटॉन। और डिफरेंट डिफरेंट एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। ये सेकंड उसका पोस्टुलेट था। थर्ड उसने बताया कि एक्चुअल में एटम का जो मास होता है बच्चों, एटम का जो मास होता है वो मास जो होता है वो ड्यू टू प्रोटॉन होता है ना। और इलेक्ट्रॉन की वजह से भी मास होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास तो नेग्लिजिबल होता है क्योंकि प्रोटॉन का मास पहले ही पता चल चुका था कि 1837 टाइम हैवियर होता है किससे, इलेक्ट्रॉन से। तो एटम का जो मास होता है वो प्रोटॉन की वजह से होता है। और उसके बाद में आपको पता है कि कुछ एटम का मास जो है वो न्यूट्रॉन की, एटम का मास जो है वो न्यूट्रॉन की वजह से भी होता है जो बाद में डिस्कवर किया गया है। ठीक है, तो एटॉमिक मास में क्या होता है, आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है। लेकिन ये न्यूट्रॉन उस समय तक डिस्कवर नहीं हुए थे, इसीलिए इसको हमने बाद में न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया गया। तो एटॉमिक मास जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के सम होता है। नेक्स्ट है बच्चों, न्यूक्लियस जो है वो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड होता है। ये न्यूक्लियस है, ये किससे सराउंडेड होता है, इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या है, स्टेशनरी नहीं होते, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। कैसे करते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, तो स्टेशनरी नहीं होते। अब ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है और प्रोटॉन पे चार्ज जो होता है वो पॉजिटिव होता है ना बच्चों। तो ये एक्चुअल में क्या होता है, एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ये भी इसने बताया है ना। जबकि हमने ये थॉमसन के मॉडल में हम ये चीज समझ चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, ये इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी नहीं होते, मतलब इलेक्ट्रॉन मूविंग करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, और वो भी हाई स्पीड से रिवॉल्व करते हैं। ये वैसे ही रिवॉल्व करते हैं जैसे सन के चारों ओर प्लेनेट रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, ये सन है, इस सन के चारों ओर क्या करते हैं, आपके डिफरेंट डिफरेंट प्लेनेट्स जो है वो क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, है ना। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से रिवॉल्व करते हैं। जबकि यहाँ पे जो है आपका, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इन इलेक्ट्रॉन को प्लेनेटरी इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं। और रदरफोर्ड के न्यूक्लियर मॉडल को हम एक्चुअल में सोलार सिस्टम से कंपेयर कर सकते हैं। किससे, सोलार सिस्टम से कंपेयर कर सकते हैं। ओके बच्चों, अब हम बात करते हैं, ये तो हो गए रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, एटॉमिक नंबर, मास नंबर एंड डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की। हम एटॉमिक नंबर की बात करेंगे, फिर मास नंबर की बात करेंगे, और कैसे न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ उसके बारे में बात करेंगे। तो एक्चुअल में सबसे पहले आपको मोजले, एक साइंटिस्ट था, उस मोजले ने एक्चुअल में चार्ज के, न्यूक्लियस में चार्ज के मैग्नीट्यूड को डिटरमाइन किया, वो भी एक्सरे की हेल्प से। ठीक है, किसकी हेल्प से, एक्सरे की हेल्प से। तो एक्चुअल में डिफरेंट एलिमेंट जो है डिफरेंट नेचर की एक्सरे इमिट करते हैं, और उसकी स्टडी से उसने क्या किया, न्यूक्लियस के चार्ज के मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट किया। और उसने बोला कि न्यूक्लियस में एक्चुअल में क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। क्या होते हैं, न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं, और ईच प्रोटॉन पे एक्चुअल में 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है। ईच प्रोटॉन कैरी 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर जो होता है, एटॉमिक नंबर जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है। किसके, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब आप यहाँ पे बात करते हैं हाइड्रोजन एटम की। देखिए हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1, और नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें कितने होते हैं, 1। अब कार्बन के बारे में यदि बात करें, मैं एग्जांपल से आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं, 6। ओके, अब बात करते हैं हम कि किसी भी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होते हैं, क्योंकि बच्चों एटम जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
इन अ न्यूट्रल एटम। तो अब बात करेंगे हम कि ये एटॉमिक नंबर जो है वो किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन के या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल हो गया। तो हाइड्रोजन में आपको पता है एटॉमिक नंबर 1 है ना, प्रोटॉन की नंबर भी 1 है, तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा इसमें 1 होगा। कार्बन में बात करते हैं एटॉमिक नंबर 6 है, प्रोटॉन के नंबर 6 है, तो इलेक्ट्रॉन के नंबर भी 6 होंगे, है ना। तो ये चीज आपको बच्चों पता है। अब देखिए न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैंने एटॉमिक मास बता दिया, आपको मास नंबर भी बता दिया। अब मैं आपको बता रहा हूं मतलब नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर बता दिया, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बात की। अब हम बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की। अब देखिए यहाँ पे एटॉमिक मास क्या होता है बच्चों, होल मास ऑफ एटम। क्या होता है, होल मास ऑफ एटम को हम बोलते हैं एटॉमिक मास। ये एटॉमिक मास किसकी वजह से होता है बच्चों, यहाँ पर एक्चुअल में तब तक न्यूट्रॉन डिस्कवर नहीं हुआ था तो माना जाता था कि भाई यहाँ पे दो सब एटॉमिक पार्टिकल थे, एक तो था प्रोटॉन और दूसरा था इलेक्ट्रॉन। तो ये मास जो एटम का है वो प्रोटॉन की वजह से है और इलेक्ट्रॉन की वजह से है। लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास आप नेग्लिजिबल मान सकते हैं। क्यों मान सकते हैं, क्योंकि प्रोटॉन का मास जो है वो नियर अराउंड 2000 टाइम्स ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन के मास से, तो इसका मास को हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एटम का जो होल मास होता है, एटॉमिक मास जो है वो किसके बराबर होगा बच्चों, नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होगा, होना चाहिए, होगा नहीं, होना चाहिए। तो हम यहाँ पे बात कर सकते हैं कि होल मास ऑफ एटम इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्लियर। लेकिन ये देखा गया है सारी ही एटम के लिए कि एटॉमिक मास जो होता है वो हमेशा एटॉमिक नंबर से ज्यादा होता है। एटॉमिक मास इज ऑलवेज ग्रेटर देन एटॉमिक नंबर। ठीक है, मतलब मास नंबर जो है वो एटॉमिक नंबर से हमेशा ज्यादा होता है। जैसे आप एग्जांपल लेते हैं हम फिर से कार्बन का, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। मतलब इसमें कार्बन में प्रोटॉन कितने होते हैं, 6 होते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि कार्बन का एटम जो है वो 6 टाइम हाइड्रोजन के एटम से हैवियर होना चाहिए। कार्बन एटम कितना टाइम हैवियर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन की हमने बात करी थी तो Z1 था और Pb1 था। मतलब यदि एटॉमिक मास की बात करें, यदि A Z के इक्वल है तो आपका हाइड्रोजन का जो Z है वो कार्बन का जो Z है वो हाइड्रोजन के Z से 6 टाइम हैवियर है, मतलब 6 गुना प्रोटॉन है। तो इसका मास भी क्या होना चाहिए, 6 टाइम हैवियर होना चाहिए। कौन, आपका कार्बन। ठीक है, हाइड्रोजन से। लेकिन ऐसा होता नहीं है, हमको पता है कार्बन जो है वो हाइड्रोजन से कितने टाइम हैवियर होता है, 12 टाइम हैवियर होता है। ठीक है, कितने टाइम हैवियर होता है, 12 टाइम हैवियर होता है कार्बन। तो अब ये देखा गया, अब इससे ये मतलब सोचा गया कि यहाँ पे कोई ना कोई न्यूट्रल पार्टिकल जो है वो आपके एटम के अंदर है। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर कोई न्यूट्रल पार्टिकल है जो मास को कंट्रीब्यूट कर रहा है। न्यूट्रल पार्टिकल ही क्यों कंट्रीब्यूट कर रहा है बच्चों, क्योंकि हम यहाँ पे जो प्रोटॉन पे चार्ज था उसको हमने इलेक्ट्रॉन के चार्ज से एक्चुअल में क्या कर दिया था, हमने एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल जो स्पीशीज है, एटम है, जिसमें आपका प्रोटॉन का चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज से बैलेंस हो गया। अब हमारी प्रॉब्लम आ रही थी, चार्ज ऑलरेडी बैलेंस था, हमारी प्रॉब्लम थी मास की। तो यहाँ पे एक ऐसा पार्टिकल माना जा सकता है जिसका मास जो है एक्चुअल में जो मास को कंट्रीब्यूट कर रहा है और चार्ज को कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, मतलब उस पर चार्ज जो है वो 0 चार्ज है लेकिन उसका कंसिडरेबल मास है जो एक्चुअल में क्या करता है, एटॉमिक मास को कंट्रीब्यूट करता है। और उसको बाद में उस न्यूट्रल पार्टिकल को न्यूट्रॉन बोला गया। ठीक है, क्या बोला गया बच्चों, न्यूट्रॉन। अब इस न्यूट्रॉन को एक्सपेरिमेंटली किसने बताया कि रियली एटम के अंदर न्यूट्रॉन होता है, ये सबसे पहले बताया, एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया चैडविक ने। चैडविक ने 1932 में एक एक्सपेरिमेंट करके प्रूव किया कि एटम में न्यूट्रॉन होते हैं। उसने क्या किया था बच्चों कि उसने बेरिलियम की एक थिन शीट ली। क्या लिया, बेरिलियम की एक थिन शीट ली। उस बेरिलियम पे अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग करवाई। इसके ऊपर
बेरिलियम के ऊपर। तो बेरिलियम जो है वो था आपका 4 बेरिलियम 9, इसके ऊपर अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग करवा दी। अल्फा पार्टिकल आपको पता है हीलियम के एटम होते हैं, जिसको हम 2He4 बोलते हैं। अब जब ये स्कैटर हुआ तो यहां से बेरिलियम से एक्चुअल में एक उसने हाई पेनिट्रेटिंग रे को ऑब्जर्व किया। क्या किया? एक हाई पेनिट्रेटिंग रे ऑब्जर्व हुई। जो ये रे थी वो स्ट्रीम ऑफ न्यूट्रॉन थी, स्ट्रीम ऑफ न्यूट्रल पार्टिकल थी, जिसको न्यूट्रॉन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे 0n1 इस तरीके से एक स्ट्रीम ऑफ न्यूट्रॉन निकली। तो यहाँ पे मैं पूरी आपको इक्वेशन लिख के बता देता हूँ। देखिए 4 बेरिलियम 9, उस पे जब अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग करवाई, ठीक है, तो न्यूट्रॉन इमिट हो गए वहां से। तो बेरिलियम जो है वो एक्चुअल में कार्बन में कन्वर्ट हो गया। किसमें? कार्बन में। और आपका 0n1 ये न्यूट्रॉन निकल गए वहां से। तो इसने क्या किया? चैडविक ने ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि न्यूक्लियस के अंदर जो अनचार्ज पार्टिकल है वो कौन है? न्यूट्रॉन है। ओके, इस न्यूट्रॉन का मास जो है वो एक्चुअल में मास ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है, ज्यादा फर्क नहीं होता है, हल्का सा स्लाइटली ज्यादा होता है, लेकिन मास जो है न्यूट्रॉन का वो कितना होता है? स्लाइटली हायर होता है। तो हम उसको 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg, ये नियरली इक्वल होता है प्रोटॉन के मास के ऊपर। और इस पे चार्ज क्या होता है बच्चों? नो चार्ज। ठीक है, कोई चार्ज नहीं होता। तो इस तरीके से हमको यहाँ पे तीसरा भी सब एटॉमिक पार्टिकल मिल चुका है। तो अब देखिए ये तीसरे 3 सब एटॉमिक पार्टिकल एटम में होते हैं। तो एटम क्या होता है? डिवाइजेबल होता है। एटम को इलेक्ट्रॉन, एटम में प्रोटॉन और एटम में न्यूट्रॉन होता है। तो इस 3 तरीके के पार्टिकल होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एटम के मास के लिए कौन कंट्रीब्यूट करता है? एटम के मास के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो है मास वो नेग्लिजिबल होता है, तो एटॉमिक मास जो है वो एक्चुअल में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के का सम होता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं मास नंबर या एटॉमिक मास। तो बच्चों देखिए, अब हम इसको लिखते कैसे हैं, है ना? इसको लिखते हैं इस तरीके से। x का मतलब होता है कोई भी एलिमेंट, है ना? क्या होता है? ये किसी सिंबल है, एलिमेंट का सिंबल को आप x से डिनोट करो इन जनरल। और यहाँ पे लिखते हैं, है ना, सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं एटॉमिक नंबर, और आप सुपर स्क्रिप्ट में लिखते हो मास नंबर। इस तरीके से आप किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं हम। ठीक है, हम क्या करते हैं? एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब चलिए बात करते हैं आइसोटोप, आइसोबार और आइसोटोन की। आइसोटोप, आइसोबार और आइसोटोन की। अब हमने यहाँ पे क्या किया था? 3 सब एटॉमिक पार्टिकल को फाइंड आउट किया। तो ये जो आइसोटोप जो होता है वो एक्चुअल में नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है ना? तो आइसोटोप में नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होते हैं। आइसोबार में एटॉमिक मास इक्वल होता है, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम जो है वो इक्वल होता है। और आइसोटोन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल होते हैं। बच्चों ये 3 चीजें हैं। और एक होती है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, इस आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं। चलिए अब हम 1 बाय 1 बात करते हैं। आइसोटोप जो होता है वो सेम एलिमेंट में होता है। ठीक है, इसमें एलिमेंट सेम होता है, बाकी सब में एलिमेंट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। ठीक है, तो ये एलिमेंट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। ओके, ये डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं। तो देखिए आइसोटोप में क्या बच्चों? नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं। क्या होते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं। तो एटॉमिक नंबर जो है वो भी सेम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, नंबर ऑफ आपके इलेक्ट्रॉन भी सेम है। तो इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है आइसोटोप की वो भी सेम होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है आइसोटोप की। अब देखिए एक ही एलिमेंट में आइसोटोप होते हैं। तो हम यहाँ पे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप है, 1H1, 1H2 और 1H3। इसको प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइट्रियम बोलते हैं।
कार्बन के भी बहुत सारे आइसोटोप है, 6C12, 6C13, 6C14। तो देखिए एलिमेंट सेम है, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है ना, लेकिन मास नंबर डिफरेंट है। ओके, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन या एटॉमिक नंबर जो है वो सेम है। अब बात करते हैं हम आइसोबार की। आइसोबार में आपके डिफरेंट एलिमेंट शो करते हैं जिसमें एटॉमिक मास नंबर सेम होता है ना। तो देखिए यहाँ पे हम आर्गन 18, आर्गन 40 है ना, फिर 19, पोटेशियम 40, फिर हम बात करते हैं कैल्शियम 20, कैल्शियम 40। ये तीनों जो है आइसोबार है। यहाँ पे देखिए एटॉमिक मास नंबर सेम है, लेकिन जेड की वैल्यू जो है या नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो डिफरेंट है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका, ये डिफरेंट एलिमेंट शो करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम आइसोटोन की। आइसोटोन ऐसी स्पीशीज होती है जो डिफरेंट एलिमेंट शो करते हैं, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो सेम होता है। तो एग्जांपल लेके मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, 14 सिलिकॉन 30, ठीक है। दूसरा है आपका 15 फॉस्फोरस 31। तो देखिए न्यूट्रॉन को कैसे निकालेंगे, A माइनस P इजिकल टू N, क्योंकि क्या होता है P प्लस N इजिकल टू A होता है ना। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, A माइनस P कर देंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल जाएंगे। या एटॉमिक मास नंबर कितना है 30 माइनस एटॉमिक नंबर कितना है आपका 14, तो ये आपका 16 आ गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किसमें, सिलिकॉन में। अब फॉस्फोरस की बात करें तो फॉस्फोरस में एटॉमिक मास 31 और मास नंबर 31 और एटॉमिक नंबर 15, ये भी आपका कितना हो जाएगा 16। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसमें भी 16 और इसमें भी 16, तो ये आइसोटोन हो गए। अब हम बात करते हैं आइसोटोनिक आइसो इलेक्ट्रिक स्पीशीज की। ठीक है, अब देखिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होती है, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो। तो आप देखिए नियॉन में बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, नियॉन में 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब फ्लोरीन F माइनस, ये जो है आपका एनायन है, फ्लोरीन में 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जब ये एक आपका नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को एक्वायर करता है तो इस पे 10 हो जाते हैं। ठीक है, तो ये 1 माइनस का मीनिंग होता है एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिया, तो यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएंगे। ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, एटॉमिक नंबर 8 होता है न्यूट्रल में, लेकिन जब ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो -2 चार्ज आ जाता है, टोटल इलेक्ट्रॉन इसके पास में 10 हो जाते हैं। अब इसके बाद में बात करते हैं सोडियम, तो ये क्या करते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन लेके आपके 10 इलेक्ट्रॉन बन गए इनमें। सोडियम में 11 एटॉमिक नंबर 11 होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 11 होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये कैटायन में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ये क्या कर देता है, डोनेट कर देता है, तो इस पे भी 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12 और ये 2, और इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 12 +2 का मीनिंग है 2 इलेक्ट्रॉन ये दे देता है, तो इसके पास में इलेक्ट्रॉन कितने बच जाएंगे 10। एल्यूमिनियम +3, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, जब ये 3 इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 13 +3 में ये 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा, और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये सारी ही जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है वो सारी ही क्या होती है, आइसो इलेक्ट्रिक स्पीशीज होती है। बच्चों होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है, आपको समझ में आता है, वीडियो मेरा पसंद आया है, तो बच्चों वीडियो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।